अस्सलामुअलैकुम। बेटा मैं अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। हम डिस्कस कर रहे थे मई जून 2024 और उसका वेरिएंट 13। बेटा हमने 20 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए थे। मैं स्टार्ट करूँगा बेटा 21 से, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करता हूँ। कहता है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है हाइड्रोजन ब्रोमाइड रिड्यूसेस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ब्रोमाइड रिड्यूसेस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड गैस। आपको याद होगा हमने सोडियम हैलाइड्स और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस पढ़े थे, रिडॉक्स रिएक्शन। ग्रुप 17 की बात कर रहा हूँ। तो बेटा ग्रुप 17 के अंदर आपको याद होगा कि सोडियम क्लोराइड के केस में HCl बनता है और बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन बेटा सोडियम ब्रोमाइड के केस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनता है, ये वाला। और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और ब्रोमीन बनाता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सल्फ्यूरिक एसिड +6 से सल्फर +4 में जा रहा है तो सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली क्या हो रहा है, रिड्यूस। इसका मतलब हुआ ब्रोमाइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज। जो ऑक्सीडाइज हो रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो रिड्यूस हो रहा हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, एक और चीज़ याद दिलाऊं। जब हमने सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन किया था तो पहले स्टेप में बना था हाइड्रोजन आयोडाइड, और फिर हाइड्रोजन आयोडाइड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आयोडीन और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। तो कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है, तो मतलब हाइड्रोजन हेलाइड रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव कर रहे होंगे। तो स्टेटमेंट नंबर 1 देखिए क्या बोला उसने। उसने कहा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये रहा, रिड्यूसेस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कर दिया, टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया। राइट आंसर इज ए बेटा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 पे आता हूँ। कहता है ICl इज मेड फ्रॉम Cl2 एंड I2 रिएक्ट टुगेदर। एक इक्वेशन दे दी इसने, ठीक है। ICl उसने बनाया है, किससे बनाया है, क्लोरीन और आयोडीन से बनाया है, ठीक है। आगे बोलता है ICl रिएक्ट्स विद वाटर, ठीक है। उसके बाद एक इक्वेशन दे दी उसने, सही है। विच रो इज करेक्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इन ICl। तो ऑब्वियस बेटा अगर ये -1 है तो आयोडीन +1 हो गया इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत, -1 नहीं हो सकते, +1 वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है रिएक्शन अकरिंग व्हेन ICl रिएक्ट विद H2O, ठीक है। ऑप्शन ए में क्या बोलता है, द आयोडीन एटम आर ऑक्सीडाइज टू फॉर्म आयोडीन। तो ज़रा चेक कीजिएगा बेटा, ICl में I है +1 और आयोडीन में ये है 0। तो बेटा अगर कोई चीज़ प्लस से 0 में जा रही हो तो क्या हो रही है, रिड्यूस। उसने क्या लिखा है, ऑक्सीडाइज। इसका मतलब है स्टेटमेंट ए गलत हो गया। राइट आंसर मस्ट बी द बी बेटा। अब सवाल ये है कि बी का स्टेटमेंट सही कैसे, तो चेक कर लेते हैं कैसे सही होगा, ठीक है। 22 का बी कैसे सही है, आयोडीन एटम ऑक्सीडाइज टू फॉर्म HiO3। चेक करते हैं, ज़रा देखिए ये +1 है, HiO3 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। सम ऑफ द ऑल चार्जेस मस्ट बी 0। दिस इज -6, दिस इज +1, दिस इज +5। तो बेटा अगर कोई चीज़ +1 से +5 में जा रही है
तो क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज। चेक करें, उसने भी यही लिखा हुआ है, द आयोडीन एटम आर ऑक्सीडाइज टू HiO3। राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। अमोनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा, मैं अलग से भी आपको बताता रहता हूँ, ये जो अमोनियम होता है ये कॉन्जुगेट एसिड होता है, तभी तो ये एल्कली के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, अमोनिया और वाटर। आपको याद होगा टेस्ट फॉर अमोनियम आयन में भी मैंने आपको ये बातें समझाई थी पूरे रीजंस के साथ, ऐसा होता क्यों है। आप अमोनियम आयन का टेस्ट कैसे करते हैं, आप अमोनियम आयन को एल्कली में डाल करके हल्का सा हीट करते हैं तो ये वाटर प्रोड्यूस करता है और अमोनिया गैस। ऐसा करता क्यों है, क्योंकि अमोनियम खुद क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, और OH क्या है, बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब वो कह रहा है अमोनियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाएं NaOH के साथ इन एक्वस सॉल्यूशन, विच स्टेटमेंट करेक्ट, नॉलेज बेस्ड। ऑप्शन ए देखिए, द रिएक्शन गिव्स राइज टू टू डिफरेंट पोलर प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल, H2O और अमोनिया। इसका मतलब राइट आंसर इज ए, सही तो बोल रहा है, अमोनिया पोलर, वाटर पोलर। अब अगर आप में से कोई बच्चे का ये सवाल हो कि सर आपने ऊपर वाली इक्वेशन को देखकर नीचे वाली इक्वेशन के बारे में कैसे गैस कर लिया, क्योंकि बेटा ऊपर वाली इक्वेशन इस नीचे वाली इक्वेशन की आयोनिक इक्वेशन है। एग्जाम्पल देता हूँ, ज़रा सुनिए एक्चुअली हुआ क्या होगा। देखो बेटा, इसी इक्वेशन को दोबारा बनाता हूँ मॉलिक्यूलर इक्वेशन के साथ। कैसे, अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है, आपने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराया, ठीक है। आगे देखिए, दो चीज़ें तो मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ, कौन कौन सी दो, H2O और अमोनिया, ये तो प्रोड्यूस होगा ना, ये तो हमें पता है। प्लस क्या चीज़ रिमेनिंग बची, और से देखिए, एक क्लोराइड बचा और एक सोडियम बचा, तो साथ में क्या बन जाएगा, तो बात वही हो गई, दो पोलर प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, कौन से दो, H2O और NH3। तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब भी अगर किसी को डाउट है कि नहीं सर, ये ऑप्शंस भी देख लेते हैं। सी, द बॉन्ड एंगल इन नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीशीज रिमेन अनचेंज, बकवास कर रहा है। अमोनियम में बॉन्ड एंगल होता है 109 या 109.5। क्यों, क्योंकि टेट्राहीड्रल है। अमोनिया पिरामिडल है, 107 होता है। ऑप्शन बी गलत हो गया। देखो, जिसको शक है सब क्लियर कर लेते हैं, आ जाएं। कहता है अमोनियम आयन एक्ट्स एज अ बेस, उल्टा बोल रहा है, अमोनियम आयन इज कॉन्जुगेट एसिड। सी गलत हो गया, डी पे आ जाओ। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस, जी नहीं, अमोनियम और अमोनिया में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन सेम रहती है, फर्क थोड़ी पड़ता है उसमें। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 पे आता हूं। व्हाट इज प्रोड्यूस व्हेन 60 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन कैटालिटिक कन्वर्टर। देखो बेटा, सबसे ओ लेवल वाला सवाल है, बस एक चीज आपको याद होनी चाहिए, क्या आपको कैटालिटिक कन्वर्टर की इक्वेशन याद है, लेट्स सी, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ देखिए बेटा, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन बनाती है। उसने आपको नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड दिया हुआ है और कह रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेस है, तो आपकी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट एक्सेस पे नहीं डिपेंड करती, लिमिटिंग पे डिपेंड करती है, NO लिमिटिंग है, ठीक है। मास दिया हुआ है, मैंने इसके नीचे इसका मास लिखा 14 + 16, नाइट्रोजन का मास 14, ऑक्सीजन का मास 16, तो 14 + 16 इज 30। ओके, 30 ग्राम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का मास 44 और नाइट्रोजन N2 का मास 28 होता है, तो हाफ N2 का मास हो जाएगा 14। आपको कितना दिया हुआ है, 60 ग्राम। ओके, तो बेटा आपने ये डबल कर दिया, 30 से 60 कर दिया, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड डबल हो जाएगा, करो डबल,
ये हो जाएगा 88 ग्राम, इसे करो डबल, ये हो जाएगा 28 ग्राम। इट मीन्स अगर आप 60 ग्राम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड यूज़ करेंगे तो आपको 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 28 ग्राम नाइट्रोजन मिलेगी। ऑप्शन में ढूंढें 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 28 ग्राम नाइट्रोजन, ऑप्शन सी। तो ये टोटली ओ लेवल का सवाल है, ठीक है, मोल्स का बच्चों वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 25 पे आता हूँ। विच अल्कीन शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए शर्त क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन्स मस्ट हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स, कार्बन्स यानी दोनों कार्बन। ऑप्शन ए देखिए, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, सेम ग्रुप है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। ऑप्शन सी पे आते हैं, इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता। इस कार्बन के साथ दो CH3 लगे हुए हैं यानी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर सेम ग्रुप लगे हों तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। व्हाट्स द राइट आंसर? द राइट आंसर इज बी। क्यों शो करेगा? इसलिए कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है और एक CH3, इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एक H लगा हुआ है और एक ये पूरा C2H5 है। गौर से देखिए, अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ, इसका मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो राइट आंसर मस्ट बी द बी बेटा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आता हूं। व्हाट इज करेक्ट नेम ऑफ मेजर प्रोडक्ट of the reaction of HBr with 3-ethyl hex 3ene। ओके, पहले सॉल्व करूं इसको मैं आपके लिए। पहले तो मैं 3-ethyl hex 3ene बनाता हूं। हेक्स का मतलब 6, 1 2 3 4 5 6। 3 इन है ना, तो 1 2 1 2 3, 3 पे इन लगाया और 3 पे क्या है? हेक्स इथाइल यानी C2H5 लगाया। 3 यहाँ 2 और यहाँ। अब आप इसको HBr के साथ प्रयोग कराएंगे, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है। मार्कोनी क्या कहता है? मार्कोनी कहता है जब आप हाइड्रोहेलोजिनेशन कर रहे हों तो हाइड्रोजन और हैलाइड का हाइड्रोजन वहां ऐड होगा जहां ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको इस कार्बन और इस कार्बन में से किस कार्बन पे H लगाना चाहिए जहां ऑलरेडी H ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ज्यादा स्टेबल कार्बोनियम आयन बनता है। तो बेटा अगर मैं इस H को यहां लगाऊं, क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, जबकि C2H5 वाले कार्बन जो जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास हाइड्रोजन है ही नहीं। तो अगर मैं H इस वाले के साथ लगाऊं तो मुझे Br। अब देखिए मेरा मेजर प्रोडक्ट क्या बना, और से देखिएगा। उसके ऑप्शंस बाद में देखेंगे, पहले अपने ऑप्शंस देख लेते हैं। ये हो गया C2H5, इधर लगा Br, CH2 CH2 CH3। अब इसे इसका नाम दे दो, फिर ऑप्शन में देखेंगे। 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम होगा 3 ब्रोमो 3 इथाइल हेक्सेन। ये होगा आपका मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्कोनी ऑफ रूल। तो चेक करें, 3 ब्रोमो 3 इथाइल हेक्सेन कहाँ लिखा हुआ है? 3 ब्रोमो 3 इथाइल हेक्सेन ऑप्शन ए में है। राइट आंसर मस्ट बी द ए बेटा। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे आता हूँ। द अल्केन अंडरगोज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन विद क्लोरीन, नो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन दिस रिएक्शन। ठीक है, हाउ मेनी आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग पोजिशनल
एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स, यानी कायरलिटी भी देखनी पड़ेगी। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विद C5H11Cl कैन बी फॉर्म। अच्छा, पहली बात याद रखिए, ये मोनो सब्सटीट्यूटेड है, मोनो सब्सटीट्यूटेड है, यानी आपने सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगाना है। ओके डन। आ जाए, मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना दूँ, पहले इसको इस वाले स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको मेरी बात समझ में नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखिएगा मैं इसे कैसे बनाता हूँ। CH3 CH2 CH CH3, ये बन गया। अब देखिए, अगर मैं इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट करके क्लोरीन लगा दूं तो एक आइसोमर बन गया। अगर मैं इस वाले कार्बन के साथ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन लगा दूं तो दो आइसोमर बन गए। अगर मैं इस कार्बन का H हटा के क्लोरीन लगा दूं तो तीन बन गए। अब ये दोनों CH3 आइडेंटिकल हैं, आप चाहो इससे H रिप्लेस कर दो और इससे रिप्लेस कर दो, एक ही बात है। तो ये दोनों एक ही काउंट हो गई, यानी चार चार पॉसिबिलिटीज तो ये हो गई आइसोमर की। ठीक है, क्लोरीन 1 पे लग जाए, H हटा के, H को हटा के लगा रहा हूं, क्लोरीन 1 पे लगे, 2 पे लगे, 3 पे लगे, या 4 में से कहीं भी लग जाए। ठीक है, चार ये हो गए, याद रखिएगा। अब चेक करें, क्या क्लोरीन लगाने से किसी भी केस में 1 2 3 4 किसी भी केस में कोई कायरल बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, नजर आ रहा है मुझे। 2 वाले के साथ कैसे, मैं अलग से बताता हूँ, गौर से देखिएगा। CH3 CH CH3 CH3, अगर आप यूं लगा दें, इसको गौर से देखिएगा, ये 2 वाला है, ठीक है, 2 वाला, क्या ये कायरल सेंटर नहीं है? है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है। कैसे? 1 2 3 4। अब बताओ, अगर इसमें कायरल कार्बन है तो इसके कितने आइसोमर हो गए ऑप्टिकल? 2, एक वो खुद, एक उसका मिरर इमेज। अब बताओ, 4 पोजिशनल आइसोमर हो गए, 2 ऑप्टिकल हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 6। मुझे लगता है इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। आई होप बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 28। व्हाट इज इन्वॉल्व्ड इन मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड 1 ब्रोमोब्यूटेन? 1 2 3 4 Br। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी हेलोजिनो अल्केन है। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया SN रिएक्शन। प्राइमरी के अंदर कौन सा रिएक्शन होता है? SN2। ठीक है, अब व्हाट इज इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म, क्या होता है चेक कीजिए, आपकी नॉलेज बेस्ड सवाल है। ठीक है, अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन एटम विद अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सही तो कह रहा है, ये देखो, ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, आपका OH नेगेटिव इस पर अटैक करता है। तो बेटा ये न्यूक्लियोफाइल है, OH स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है। जब आपने SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म किया था तो यही सब कुछ किया था ना। सो व्हाट should be the right answer? The right answer must be the A। तो टोटली नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो जिस बच्चे को ऑर्गेनिक याद होगी ना, मजे हैं उसके। But2ene reacts with cold acidified KMnO4 to give product X। डायोल बनेगा। But2ene react with excess of hot concentrated acidified KMnO4 give the product Y। इथेनोइक एसिड बनेगा। ये देखो कैसे, सर आपको कैसे पता चला? ये लो, 1 2 3 4, ये है ब्यूटुइन। 1 2 3 4, ये है ब्यूटुइन। जब आप इसे कोल्ड डाइल्यूट के MnO4 के साथ रिएक्ट कराओगे तो डायोल्स बन जाएंगे, ये लो। और जब आप इसे हॉट कंसंट्रेटेड के साथ करवाएंगे तो बेटा डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली अटैच टू वन मोर कार्बन, यानी कार्बोक्सिलिक बन जाएगा, ये बनेगा। अब वैलेंसी आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, आई ट्रस्ट यू।
चलो ये दो का ये हो गया x और ये हो गया y। ठीक है, आगे देखो क्या बोलता है, विच स्टेटमेंट अबाउट x एंड y करेक्ट। ओनली वन ऑफ एक्स वाई रिएक्ट विद 2,4-DNPH। भाई 2,4-DNPH किसके साथ रिएक्ट करता है? 2,4-DNPH रिएक्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। क्या ये प्रोडक्ट में कोई एल्डिहाइड और कीटोन है? नहीं है। तो बेटा जब एल्डिहाइड और कीटोन नहीं है तो इसका मतलब है नहीं रिएक्ट करेगा ना। आगे आओ, एक्स एंड वाई बोथ रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो चेक करो, वाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा बेस के साथ, क्यों? एसिड है। अल्कोहल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट नहीं करते, यानी बोथ नहीं रही है, जो बोथ लिख रहा है ना ये गलत लिख रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया, सी पे आए, एक्स एंड बाय बोथ रिएक्ट विद सोडियम मेटल ऑफ कोर्स। क्या अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं? करते हैं। क्या कार्बोक्सिलिक सोडियम के साथ रिएक्ट करते हैं? यस करते हैं। आपने टेस्ट फॉर अल्कोहल और टेस्ट फॉर कार्बोक्सिलिक के अंदर ये रिएक्शन भी पढ़ा हुआ है, और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि उनका रेशियो क्या होता है, OH का और हाइड्रोजन गैस का। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? मस्ट बी द सी। अपनी समझ के लिए, डाउट के लिए, पता नहीं मैंने सही किया नहीं किया, ऑप्शन डी पढ़ लेते हैं। वाई रिएक्ट्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू गिव एक्स। क्या आप इसकी रिडक्शन से एक्स बना सकते हैं? जी नहीं। इथेनोइक एसिड की रिडक्शन करोगे तो इथेनॉल बनेगा। ये आगे आओ, क्वेश्चन नंबर 30 पे आता हूँ बेटा। when heated with potassium hydroxide dissolve in ethanol, यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है। हेलोजिनो अल्कीन अंडरगो एलिमिनेशन, अच्छा खुद ही बता दिया। रिएक्शन टू फॉर्म अल्कीन ये भी बता दिया। व्हाट आर द पॉसिबल एलिमिनेशन प्रोडक्ट ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन, सही है, विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन इथेनॉल। देखो ये मुफ्त का सवाल आपको दिया है ना, 1 2 3 4, ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। बेटा दो पॉसिबिलिटीज हैं, आप इस कार्बन से Br हटा दें, हटा दिया, और 1 2 3 4 आप फर्स्ट कार्बन से H हटा दें, तो बेटा डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ब्यूटवनीन बन जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटीज, आप इस सेकंड कार्बन से Br हटा दें और आप थर्ड वाले कार्बन से H हटा दें फर्स्ट की जगह, तो बेटा आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा? ब्यूट 2 ईन। तो 2 ब्रोमोब्यूटेन की एलिमिनेशन के प्रोडक्ट्स कितने हो सकते हैं? दो, ब्यूट 1 ईन और ब्यूट 2 ईन, तो हो सकते हैं ना। So what's the right answer? But 1 इन, but 2 इन. The right answer is C. That's it. क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूँ। क्लोरोइथेन कैन बी यूज टू मेक सोडियम प्रोपेनोएट। ओके, सबसे पहली बात देखो, मैं आपको क्लास के अंदर भी ये नसीहत करता रहता हूँ कि यार इस बात का ख्याल रखा करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोइथेन, ईथ क्या होता है? 2 कार्बन, किस में जा रहा है? प्रॉप के अंदर। कितने कार्बन है? 3। whenever we need to extend the length of the carbon chain, the compound must undergo nitrile reaction। इसका मतलब है ये डेफिनेटली नाइट्राइल है। ये अबे सोडियम प्रोपेनोएट इसे कहते हैं CH3CH2OONA। सही है, तो आपने क्लोरोइथेन से सोडियम प्रोपेनोएट बनाया। अभी मैं इसके ऑप्शन पढ़ने से पहले खुद सोच रहा हूँ कि क्या हुआ होगा। देखिए मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, इसने क्लोरोइथेन को पहले प्रोपन नाइट्राइल बनाया होगा और फिर प्रोपन नाइट्राइल की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की होगी। क्यों? क्योंकि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के अंदर पहले स्टेप में कार्बोक्सिलिक का सॉल्ट बनता है, तो ये सॉल्ट है ना। देखा, दिमाग में आई मेरी बात। अब चलते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। कहता है इंटरमीडिएट क्यू इज हाइड्रोलाइज्ड विद बॉइलिंग एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और देखो कंफर्म कर दिया कि यस यही काम किया इसने, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। डन हो गया। विच रिएजेंट वुड प्रोड्यूस इंटरमीडिएट क्यू?
विच रिएजेंट, तो बेटा आपको पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड लाना है। एक्वस अमोनिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड कार्बोनाइल के लिए यूज होता है। ओके, द राइट आंसर इज डी बेटा, एसपीडी, पोटेशियम साइनाइड इथेनॉल। तो आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे आता हूँ। 4 डिफरेंट अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद अल्कलाइन आयोडीन, ठीक है, विच रो इज करेक्ट? ओके, ब्यूटन 2 और ओके देखो, अल्कलाइन एक्वस आयोडीन के साथ सबसे पहली बात तो यह है, मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन डी हटा रहा हूं। क्यों? अब आप बोलेंगे सर आपने कैसे किया? आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला ही गलत है, गौर से देखें। आयोडोफॉर्म होता है CH3, इसका मतलब है ए गलत, डी गलत, बी और सी में से कोई एक आंसर है। पहली बात ये हो गई। अब आते हैं डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट करते हैं बी और सी। प्रोपन 1 ऑल और प्रोपन 2 ऑल। अब आप सोचो, क्या प्रोपन 1 ऑल प्राइमरी अल्कोहल है? क्या प्राइमरी अल्कोहल एक्वस अल्कलाइन आयोडीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है? जी नहीं। व्हाट्स द राइट आंसर दिस? अब देखें ये आंसर सही क्यों है, देख लेते हैं। 1 2 3 प्रोपन 2 ऑल। अब बताएं, क्या ये सेकेंडरी अल्कोहल विद CH3 CHOH नहीं है? हाँ है। जिंदगी में सुकून आ गया। ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बो ऑक्सिलेट आयन में। और ये वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयोडोफॉर्म में। देखें यही काम किया हुआ है उसने। सो व्हाट्स द राइट आंसर? सी। अगर हम वर्किंग ना भी करते डायरेक्ट आंसर भी आ सकता था, सिर्फ नॉलेज बेस्ड, लेकिन शर्त ये कि आपको उसकी नॉलेज तो हो ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आता हूँ। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड X इज 88। कोई कंपाउंड है, कंपाउंड X is heated under reflux with excess of acidified potassium dichromate, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मतलब है आपने X को क्या किया है? ऑक्सीडाइज किया है। ओके, कंफर्म हो गया। और टू प्रोड्यूस Y, Y यानी Y इज ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट ऑफ X, जो मुझे समझ आ रहा है। आगे देखिए, कंपाउंड Y रिएक्ट्स विद कंपाउंड X, यानी ये वापस से रिएक्ट कर रहा है X के साथ। ओके, अंडर सुटेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस कंपाउंड Z, ठीक है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ Z इज 172। यानी इसका मास है X, इसका मास 88, इसका मास 172। अच्छा, अब एक छोटी सी बात, सवाल ये है, हम सिर्फ मॉलिक्यूलर मास को बाद में देखेंगे। अगर हमारे पास दो ऑप्शन क्लोज आ गए तो हम मॉलिक्यूलर मास चेक कर लेंगे, और अगर क्लोज नहीं आ रहे हैं तो फिर हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कीटोन नहीं बनता? बनता है। अब मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं इसे ऑक्सीडाइज करके कीटोन बना लूं तो क्या कीटोन अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है? नहीं, क्योंकि अगर ये X है और ये Y है तो इनका तो आपस में रिएक्शन ही नहीं हो रहा, तो Z कहाँ से बनेगा? तो ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी पे आइए। ऑप्शन बी टर्शरी अल्कोहल है। गौर से देखें, कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं अलग से बना देता हूँ। ये ले, इसका स्ट्रक्चर बना, ये देखिए। मैंने कहा ना, मॉलिक्यूलर मास तक अगर पहुंचना होगा जाएंगे, नहीं पहुंचना होगा तो छोड़ देंगे। ये ले, ये है टर्शरी अल्कोहल। क्या टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं? नहीं होते, हटा दो। अब आ जा ऑप्शन सी पे, दोबारा देखिएगा, सेकेंडरी अल्कोहल है, CHOH उसके बाद CH3 लिखा हुआ है। यस और नो? इसका मतलब है सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या देगा? कीटोन। क्या कीटोन वापस से अल्कोहल से रिएक्ट करेगा? ये X है और ये Y, नहीं करेगा। सी गया। ऑप्शन बी प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल खोल के देख लो। अब सोचो, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होगा तो क्या देगा? कार्बोक्सिलिक। तो इसका मतलब है ये X है और Y एसिड है, कार्बोक्सिलिक। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल से रिएक्ट करता है? करता है। क्या बनाता है? एस्टर। तो Y वापस X से रिएक्ट करके क्या बना लेगा?
अब अगर इस तरह के दो ऑप्शन होते, सपोज करो, तो मैं फिर मॉलिक्यूलर मास चेक करता अल्कोहल का भी और फिर कंपाउंड्स एंड यानी एस्टर का भी। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। द राइट आंसर मस्ट बी द डी। क्वेश्चन नंबर 34 पे आता, ब्यूटन ब्यूटेन डाइओन, ठीक है, ये ब्यूटेन डाइओन है, ठीक है, ये होता है ब्यूटेन डाई। हाउ डज ब्यूटेन डाइऑन रिएक्ट विद 2,4-DNPH एंड फेलिंग सॉल्यूशन? फेलिंग से तो करेगा ही नहीं, क्यों, एल्डिहाइड तो है ही नहीं। हाँ, 2,4-DNPH के साथ करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कीटोन है, कार्बोनाइल रिएक्शन करते हैं, ऑरेंज पीपीटी देते हैं। तो 2,4-DNPH के साथ पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव वाले हटा दो, और फेलिंग के साथ नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव वाला हटा दो। राइट आंसर इज बी। ये उसने आपको वैसे ही एक मार्क दे दिया। जाओ क्वेश्चन नंबर 35 पे। Which substance react with ethanoic acid to give organic product with the highest molecular mass? ओ चलो देखो, सबसे पहले तो इथेनोइक एसिड, देखो ये होता है इथेनोइक एसिड। थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इथेनोइक एसिड को रिड्यूस कर देगा और बनाएगा क्या, इथेनॉल, CH3CH2। ये आपका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ठीक है, आगे देखिए, मैग्नीशियम इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मैग्नीशियम इथेनोएट। क्या फॉर्मूला होगा, MgCH3COO टेकन ट्वाइस, यही होगा। अच्छा, अब आते हैं पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट इथेनोइक एसिड के साथ जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाएगा, जो सॉल्ट बनाएगा, वो होगा पोटेशियम इथेनोएट, ये बनाएगा बेटा। और प्रोपन टू ऑल इथेनोइक एसिड के साथ जो रिएक्ट करके बनाएगा वो होगा CH3CH2 CH3COO, ये बनाएगा। अब आप देखें, इतना पार्ट तो सबके साथ है ही है, बाकी रिमेनिंग पार्ट चेक करें क्या है। तो मुझे लग रहा है सबसे हाईएस्ट मास इसका, इसमें देखो दो इथेनोएट है और मैग्नीशियम का मास 24 होता है। तो जो सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का बनना चाहिए वो बी में। आप चाहो तो कैलकुलेट कर लो। क्वेश्चन नंबर 36 पे आता हूँ। A sample of propyl ethanoate is hydrolyzed by heating under reflux with aqueous sodium hydroxide. The two organic products of hydrolysis are separated, okay, and hydro separated, purified and weighed, ठीक है, out of the total mass of the product. Obtain what is percentage by mass of each product. थोड़ी ना फारी वाला वो क्वेश्चन है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ। प्रोपाइल इथेनोएट का फॉर्मूला क्या होगा, पहले तो ये देखते हैं, जरा देखिएगा। CH3O CH2 एक बात हो गई। अब जब ये एक्वस अल्कलाइन या सॉरी एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोलाइज होगा तो ये देगा क्या, पहले वो देखते हैं। ये देगा CH3COONA और देगा CH3CH2CH2OH इथेनॉल। ठीक है, अगर मैं इनका मास निकाल लूँ जल्दी से, ये हो गया 12 × 2, 12 × 2 प्लस प्लस का हाइड्रोजन है 3 और प्लस 2 ऑक्सीजन है तो 16 × 2 और सोडियम का मास होता है 23 बेटा। ये हो गया 82 है ना, ये हो गया 82, राइट। अगर मैंने गलती ना की हो तो 2 कार्बन है, सही है। अच्छा, इथेनॉल का मास, प्रोपेनॉल का मास कितना होगा, C3H8 और O, ठीक है। तो 12 × 3 प्लस 8 प्लस 16 बेटा, 16 हो गया इसका। अच्छा, ये
जो दो प्रोडक्ट है उनके मैंने मासेस पहले निकाल लिए जल्दी से, ठीक है। आप प्लीज़ कैलकुलेशन खुद भी कीजिएगा। हो सकता है मेरा कभी कभी ना होता है, मैं कैलकुलेटर में दो तीन आगे पीछे कर देता हूँ, बस ख्याल रखिएगा। तो ये हो गया 82, ये हो गया 60, दोनों को मर्ज कर दो तो ये हो गया 60 प्लस 82, 142। टोटल मास है 142। अब आप परसेंटेज ऑफ दिस और दिस निकाल लें। कैसे निकालेंगे ये देखिए, 82 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 142, ठीक है। अगर मैं करूँ 82 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 142, तो बेटा ये आ रहा है 57.74, 57.74। तो माइनस 100 कर देता हूँ, इसकी परसेंटेज आ जाएगी, ये आ गई 42.25। ये मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। मैंने कैसे निकाला आपको समझ में आ गई। मैंने पहले एस्टर की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की तो सॉल्ट और अल्कोहल निकाल लिया, दोनों का मास निकाल लिया, टोटल कर दिया मास को ताकि मेरे पास टोटल मास आ जाए, ठीक है, प्रोडक्ट का। फिर मैंने प्रोडक्ट में से उनकी इंडिविजुअल परसेंटेजेस निकाली। तो एक आ रहा है 57.74, एक आ रहा है 42.25। मुझे लग रहा है 57.74, तो शायद सी आंसर होना चाहिए। दैट्स इट, ये आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 37, विच स्टेटमेंट अबाउट पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये होता है बेटा, आपको याद होगा, एच, ये एच और ये सी एल, इसे कहते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। कंबशन करेक्ट क्या है, कंबशन प्रोडक्ट्स पीवीसी आर वेरी अल्कलाइन, जी नहीं, जब आप इसको जलाएंगे तो HCl बनेगा ना, प्रोड्यूस होगी HCl गैस, क्योंकि Cl है इसके अंदर, HCl इज नॉट अल्कलाइन, गलत हो गया। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ पीवीसी इज द सेम एज एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द मोनोमर, बिल्कुल सही कह रहा है। अब आप देखो, ये आपका पॉलीमर है, सही है। इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, दो कार्बन है, तीन हाइड्रोजन है और एक क्लोरीन है, ये एम्पिरिकल फार्मूला है इसका। तो बेटा मोनोमर का एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, यही होगा। और वैसे भी एडिशन पॉलीमराइजेशन में एम्पिरिकल फार्मूला चेंज नहीं हो रहा, सेम ही रहता है। तो राइट आंसर इज बी। अब अपने अपनी समझ के लिए बाकी देख लेते हैं। जब आपको डाउट हो रहा हो ना कि पता नहीं मैंने सही किया है नहीं, बाकी ऑप्शंस पढ़ ले, रिमूव द रॉन्ग आंसर्स। जैसे मॉलिक्यूल्स ऑफ पीवीसी आर अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड का मतलब डबल बॉन्ड नहीं होंगे ना, मोनोमर में होगा, पीवीसी में नहीं होगा, पीवीसी में तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो चुका होगा। आगे आइए, द रिपीट यूनिट ऑफ पीवीसी इज दिस, क्या रिपीट यूनिट ऐसा है, जी नहीं। व्हाट्स राइट आंसर, राइट आंसर इज बी बेटा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा, कंपाउंड Q reacts separately with HCN and NaBH4 under suitable condition. Both reaction produces an organic product with a chiral center. ओ, यानी दोनों के साथ रिएक्शन करवाने पर कायरल सेंटर बनना चाहिए। अब पहली बात तो ये है कि हाइड्रोजन साइनाइड कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करता है और सायानोहाइड्रिन देता है, जबकि सोडियम बोरोन हाइड्राइड उसे रिड्यूस कर देता है। थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ेगी, लेट्स सी, ज़रा देखिएगा। पहले ऑप्शन ए को देखिएगा बेटा, ब्यूटानॉन, ठीक है, 1 2 3 4, ये है ब्यूटानॉन। अगर मैं इसको HCN के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो ये बनाएगा 1 2 3 4, इधर आएगा OH, इधर आएगा CN। अब आप चेक करें बेटा, क्या इसमें कायरल सेंटर आ रहा है, ये रहा। ये तो हो गया HCN के साथ रिएक्शन। अब दूसरा सवाल, अगर मैं इसे सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराऊँ NaBH4 के साथ, देखिएगा 1 2 3 4, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल दे देंगे, ये आ गया। चेक करें क्या NaBH4 के साथ भी कायरल सेंटर आ रहा है, आ रहा है। राइट आंसर इज ए। एक आपके लिए और कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए, जगह नहीं है ना वरना यहाँ पे। जैसे मैं इथेनॉल से कर देता हूँ एक सवाल आपको और, ताकि आपको बात अच्छी समझ में आ जाए। CH3O
एच। चले, सबसे पहले आप इसको HCN के साथ रिएक्ट करा दो, देखो क्या बनता है। 1 2 OH H और CN, बिल्कुल कायरल बन गया, गुड। अब आप इसको सोडियम बोरोन हाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएं, NaBH4 के साथ, चेक करें, CH3 CH2OH, क्या इसमें कोई कायरल है? नहीं है। गलत गलत गलत, ये सब गलत, आप करके देख लीजिएगा, इसमें कायरल नहीं आए, दोनों के साथ कायरल नहीं आने, दोनों के साथ कायरल प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहा है। राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 39 पे आता हूं। कंपाउंड X हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टी: 0.02 moles of X undergo complete combustion, 14.4 dm cube of carbon dioxide is produced। ठीक है, major under room condition, okay, X react with 2,4-DNPH, reagent give orange crystallization, X does not give yellow precipitate with alkaline, what could be X? Okay, अच्छा चलें, सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं कितने हैं उसके अंदर। ठीक है, कैसे निकालेंगे, आपको पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन, ये रेशो इसी के बराबर होता है। तो पहले मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए निकाल लेता हूँ, देखिएगा CO2 का वॉल्यूम 14.4 डिवाइड बाई 24 मोल्स निकाल लो इसके। कैसे निकालिए, मैं तरीका बताऊँ ना, ऐसा ना हो बच्चे पूरे सर ये आपने क्या किया, मैं ओ लेवल्स वाले मेथड से करूँगा इसको। देखिएगा 24 dm³ गैस 1 मोल के बराबर होती है, तो 14.4 dm³ गैस x मोल के बराबर होगी, तो 14.4 डिवाइडेड बाई 24, 14.4 डिवाइडेड बाई 24, ये आ गया मेरे पास 0.6, यानी 0.6 मोल्स हो गया मेरा एक काम। और से देखिए कैसे, 0.2 मोल एक्स दे रहा है 0.6 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा एक मोल कितना देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगी। अब सोचो, अगर एक मोल ऑर्गेनिक कंपाउंड 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे रहा हो, तो इसका मतलब ये हो गया कार्बन 3 है, तो ये हेग्स वाला ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपके पास रह गया BCD, आ जाओ। प्रोपनॉन वाला ऑप्शन खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि नॉट गिव येलो पीपीटी दे रहा है, तो प्रोपनॉन तो येलो पीपीटी देगा ना बेटा, मिथाइल कीटोन है, हो गया। अब आ जाओ प्रोपनल और प्रोपन 1 ऑल, मुझे बताओ इन दोनों में से कौन है जो 2,4-DNPH के साथ रिएक्ट करेगा? अल्कोहल तो नहीं करता। व्हाट्स राइट आंसर? द राइट आंसर इज बी। कैसे निकाला? नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाए। अ सैंपल ऑफ ब्यूट 2 इनोइक एसिड इज एनालाइज्ड, ठीक है, यूजिंग इंफ्रारेड। द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम शोज अ ब्रॉड पीक इन द रेंज ऑफ दिस, ओके, व्हाट विच बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पीक? हे रिजवान तेरी किस्मत, मुफ्त का एक मार्क दिया है इस ये वाली रेंज चेक करो कहाँ है। देखो कार्बोक्सिलिक है, हाँ है, वैसे तो आपको पता भी होता, अगर ये नहीं भी देता आप कर लेते, मगर देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये वाली रेंज चेक कर लो कहाँ है, ये रही। किस चीज़ के लिए है? इसके लिए, ये रहा आंसर, तो राइट आंसर इज डी। आई होप बेटा मेरी डिस्कशन से आपको फायदा हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।